ई-कॉमर्स का मार्केट इंडिया में काफ़ी टाइम से ग्रो कर रहा है, लेकिन बड़े प्लेयर्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट के आगे छोटे प्लेयर्स आते हैं और कब चले जाते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता है। सो क्या ये कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी ओपिनियन है या कस्टमर ट्रस्ट इशू है? लेकिन एक प्लेयर ने पूरा गेम ही पलट दिया, जिसने 0 से लेकर 30,000 करोड़ तक का सफर कुछ ही सालों में अचीव कर लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीशो की। ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज उसने अपनाई हैं जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन को टक्कर दे रही हैं? दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा फ्लिपकार्ट और अमेजोन की, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस जो स्टार्ट करा था वो Tier 1 सिटी से स्टार्ट करा था। उनको ऐसा लगता था कि वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी जल्दी अडेप्ट करने को, ऐसा हुआ भी था दोस्तों। ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा रहने के Tier 1 सिटी से स्टार्टिंग। लेकिन अगर मैं बात करूँ Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के बारे में, ऐसा नहीं था कि वहाँ के लोग फाइनेंशियली वीक थे, बट कमी ये थी कि वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से थोड़ा दूर थे, जिस वजह से ऑनलाइन शॉपिंग वो कर नहीं सकते थे। फिर आई फैशन ईयर 2015 में इन्होंने अपने बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किए, जब इन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन के चैलेंजेस को क्लोजली ऑब्जर्व किया और इन्होंने नोटिस किया कि बायर्स और सेलर्स दोनों को ये दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम थी हाई कमीशंस। लेट सपोज अगर कोई सेलर अपना सामान 10 रुपये का बेच रहा था, उसमें से 20 से 30% तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले ही कमीशन ले लेते थे। उसके बाद बात आती गवर्नमेंट, 18 से 20% तो उसमें गवर्नमेंट टैक्सेस ही लग जाते थे। मतलब ऐसा होता था कि सेलर का जो प्रॉफिट था पूरा चला ही जाता था, उसको ऑलमोस्ट ना के बराबर ही प्रॉफिट होता था। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पेमेंट का लेट मिलना। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जो सेलर्स काम करते थे उनको तकरीबन 15 से 19 दिन तक का वेट करना पड़ता है अपनी पेमेंट के लिए, जिस वजह से एक सेलर अपना इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पाता था इजीली वे में। सो उस वजह से उसको बाहर से क्रेडिट लेने जाना पड़ता था, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो डेट में भी फंसे जा रहा था। और अब बात करते हैं तीसरी बड़ी दिक्कत, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के जो लोग थे वो अभी भी लोकल वेंडर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, जिस वजह से वो लोकल के जो शॉप्स वाले होते हैं वो वहीं से सामान लेना प्रेफर करते थे और इसी कारणवश वो ऑनलाइन शॉपिंग से काफ़ी दूर थे। तो दोस्तों, बात करते हैं आप फैशन ईयर की, जिसने इनिशियल लेवल पे अपना बिजनेस व्हाट्सएप से स्टार्ट करा था। होता क्या था, वहाँ पे सेलर्स अपना प्रोडक्ट अपलोड करते थे एंड यूजर्स उस पर रिस्पॉन्स देते थे। बट इसमें एक दिक्कत ये हो रही कि प्रोडक्ट आते के साथ ही आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी होने लगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक यूज़र के माइंड में ये आने लगा कि ये इनके पास तो प्रोडक्ट है ही नहीं देने के लिए, तो ये चला ही क्यों रहे। तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा था एंड यूजर के ऊपर। और इसी में फैशन ईयर को दूसरी बड़ी दिक्कत हो रही थी COD के साथ। इसमें क्या होता था, लेट सपोज एक बायर ने एक प्रोडक्ट ऑर्डर करा व्हाट्सएप के थ्रू, तो डिलीवरी बॉय क्या करेगा, सबसे पहले वो जाएगा सेलर के पास, वहाँ से वो प्रोडक्ट पिकअप करेगा। पिकअप करने के बाद वो उस बायर को देने जाएगा और बायर से लेगा एक COD का अमाउंट जो भी वहाँ पे प्रीफिक्स होगा, उठाकर वो जाएगा वेंडर के पास, उसका अमाउंट पे कर देगा। अब इस बिटवीन में फैशन ईयर को लॉस ये हो रहा था कि जो डिलीवरी चार्जेस से ज़्यादा उनका लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हो रहा था इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत बन गई थी लोगों को। फैशन ईयर ने अपने फेलियर से काफ़ी कुछ सीखा और 2016 में खुद को रीब्रांड करके मीशो के नाम से लॉन्च किया। इनिशियल लेवल पे मीशो B2B2C पे काम करता था, पर बाद में वो B2C पर फोकस हो गया था और तकरीबन 1.8 मिलियन सेलर्स मीशो के साथ जुड़े हुए हैं जो 120 मिलियन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक इम्प्रेसिव नंबर। तो दोस्तों, मीशो की बिजनेस स्ट्रेटेजी का सबसे पहला स्टेप ये था कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेचना शुरू करा, जहाँ पर वो सेलर से 0% कमीशन चार्ज करते थे, जिस वजह से यूजर को प्रोडक्ट सस्ते दाम में मिलने लगा और सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे। और दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी से मीशो को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, जिसमें क्या होता था कि मोर कस्टमर मोर सेलर, मोर कस्टमर मोर सेलर। दोस्तों, ये कोई डांस का स्टेप नहीं है, मैं आपको उनका बिजनेस स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। और दोस्तों, मीशो ने स्पेसिफिकली Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ को टारगेट करा, जहाँ पर इनके प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थे। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से इन्होंने वहाँ की पोटेंशियल मार्केट को अनलॉक कर लिया और ऐसा करने से इनके वहाँ के यूजर्स को ऑनलाइन शॉपिंग की एक बहुत ज़्यादा आदत लग गई। तो दोस्तों, हर किसी के माइंड में एक ख्याल तो आ रहा होगा कि फिर मीशो कमाता कैसे, जब वो सेलर से 0% कमीशन चार्ज करता है एज कम्पेरेटिवली अमेजोन फ्लिपकार्ट जहाँ 20 से 30% चार्ज करते हैं। बताता हूँ दोस्तों, देखो आगे। सो मीशो का मेन कमाई का जरिया है उसका एडवर्टीजमेंट मॉडल, जहाँ तो 4 सब्सक्रिप्शन यूज़ करता है। सबसे पहले होता है कॉस्ट पर व्यू, CPC इसको हम कहते हैं, जहाँ पे अगर कोई यूज़र किसी प्रोडक्ट को व्यू करता है उस केस में सेलर मीशो को पे करता है। दूसरा CPC कॉस्ट पर क्लिक, जहाँ पे कोई यूज़र अगर किसी प्रोडक्ट को क्लिक करता है उस केस में सेलर मीशो को पे करता है। तीसरा आता है कॉस्ट पर एक्शन, जहाँ पे कोई यूज़र अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है उस केस में वो सेलर मीशो को पे करता है। चौथा आता है कॉस्ट पर माइंड। लेट सपोज जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट पे 1000 व्यूज़ आते हैं उस केस में सेलर मीशो को पे करता है। ऐसे करने से ना मीशो को दिक्कत होती है ना सेलर को ज़्यादा नुकसान होता है। और इसमें मीशो ने पेमेंट प्रोसेस को भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, जहाँ पर पहले 15 दिन में पेमेंट रिलीज़ होती थी और वही पेमेंट 7 दिन के अंदर रिलीज़ हो जाती है। बेसिकली ये चीज़ छोटे वेंडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिलीफ था।
इसमें क्या होता था, मीशो मेनली जो फोकस करता था वो अपने छोटे बिजनेसेस और प्लस एमएसएमईज पे ही ज़्यादा फोकस करता था, और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर भी रही है। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है कि मीशो की ये स्ट्रैटेजी क्या लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएगी? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। अलॉन्ग विद दैट बेल आइकन दबाना ना भूलना दोस्तों।